वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। ऑल वंडरफुल। सर कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ शेख ओवैस। लास्ट टाइम आपको निकाल दिया गया था, यू नो व्हाई। तो अब यस आप सर। हाँ, अब ये हरकत नहीं कीजिएगा वरना इस बार फिर परमानेंटली निकाले जाएंगे। ठीक है सर। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके सर। सर सर जी बोले बोले। सर हमने लॉजिस्टिक का टॉपिक पढ़ लिया कि नहीं अभी? वो क्या होता है? सर वो लॉजिस्टिक सर एक आया हुआ है चैप्टर में ना, टॉपिक आया, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा, ना ही कोई यूट्यूब से कोई अच्छी वीडियो मिल रही है उसकी। वो किस चैप्टर में पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया, किस रेफरेंस से पढ़ लिया? सर इसमें आए हुए हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के प्लान की बुक है सर, उसके अंदर है सक्सेस फैक्टर्स ऑफ लॉजिस्टिक यूनिवर्सल। नहीं, उसमें है, किस टॉपिक में है? सर वो मैं पिक्चर सेंड कर सकता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे कर दूंगा मैं पिक्चर। सर ये लॉजिस्टिक्स एक का इशू टॉपिक ही है आता है। पूरा। नहीं नहीं नहीं, आपका टॉपिक जी नहीं है। जी। लॉजिस्टिक्स की बात आती है जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा तो अभी जब हम ई बिजनेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम बाद में सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे अच्छा। तो उसमें लॉजिस्टिक्स का जिक्र आएगा, ठीक है। और सारे जी के जी हल्का फुल्का सा जिक्र आएगा, आपका कोई कोर्स का मेन कंटेंट नहीं है, सिर्फ सप्लाई चेन ठीक के हो गया, अंदर ठीक। का जिक्र, ठीक है। क्योंकि सर ये ना मैंने फिर उधर वैसे अगर से भी आप देखा है वैसे, तो। हाँ हाँ, वैसे अगर आप बोलेंगे तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा फील्ड है। जी सप्लाई चेन के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर आपके पास कई सर्टिफिकेशंस हैं। सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड इन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्चुनेटली जी। चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ CLTD और CSCP, तो मुझे सर पता है इसका इसका। इसका लेकिन मेन। जी मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप, हम देखिए यहाँ पर ना कभी भी हम ये बताने के लिए नहीं बैठे होते हैं कि हमें क्या आता है। हम जी आपको जी सिर्फ ये बिल्कुल। बताने के लिए बैठे होते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। ठीक हो गया, जी जी। तो जब हम पढ़ेंगे इसको, अब मैं उसमें आपको अपनी CLTD की नॉलेज दिखाऊं, फायदा क्या है? टीचर अपनी नॉलेज दिखाए, इसका क्या फायदा है? टीचर का अपनी बिल्कुल नॉलेज दिखाने का फायदा नहीं होता। फायदा सिर्फ ये होता है कि यार आपको ये मालूम होना चाहिए ABC, तो मैं आपको ABC बताऊंगा, ठीक है। और जी। जिससे आपको थोड़ा फायदा हो सकता है D भी बता दूंगा, लेकिन Z तक जाने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स नहीं से सर, असल में मुतालिक ना वो। हम, जी जी बोले। सर, असल में ना इसका बड़ा डिटेल उन्हें दी हुई है, तकरीबन 4 to 5 पेजेस डिटेल है इसकी। मैं तो इसीलिए सिर्फ इसको मैं इसीलिए ज्यादा किया मैंने इसीलिए कहा। कहानी सुना रहा हूँ आपको, इसीलिए पूरी कहानी सुनाई कि मुझे अंदाजा है कि आपने बहुत लंबा चीज देखी होगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी कि हर चीज पे लोग PhD भी कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ वो देखना है। हमारे लिए लॉजिस्टिक जो है ना, दो चार लाइनों की चीज होगी तो हम पढ़ लेंगे। अब दो चार लाइनों की चीज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जी लॉजिस्टिक्स इतनी ही चीज है। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर जो CSCP सर्टिफिकेशन है ना, उसकी एग्जाम जी फी जो है जी। ना 2.25 लाख रुपए है एक पेपर की, ठीक है। अच्छा। तो जी बात ये कि हम सिर्फ आपसे उतनी बात करते हैं जितनी आपको एग्जाम प्लस कोई उसमें आपको फंसा ना सके। बाकी अगर आप ये एतराज करना चाहें कि जी मैंने 2 लाइनें बताई, ये तीन 2 लाइनें बताई, इस पे 5 पेजेस, 5 पेजेस नहीं, इस पे 1500 पेजेस की बुक है ठीक नहीं है। सर, वो तो मैंने अपना बताया ना जो मैंने पढ़ा। हाँ, आप अच्छी बात है, पढ़ते हैं, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए पढ़ें, लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर कहीं पर भी आपको लगे कि हमने ज्यादा बताया है या हमने कम बताया है, तो ये जी चीज जहन में रखें, हमने जितना कुछ बताया है वो इस एंगल से बताया है कि आपको एग्जाम के तमाम सिनेरियो कवर हो जाए, प्लस जी। फील्ड में आपको जब थोड़ी बहुत बात हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकें। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। हम कभी भी जी जाहिर है जी कि ठीक। इतना करवा ही नहीं सकते तो कि सर ये अब बात जो सर सीढ़ी के, तो इसका थोड़ा सा इंट्रो और दे दें, हाँ, ताकि वो किसका। कंप्लीट हो जाए मेरा वाला टैप। ये इसी का लॉजिस्टिक का थोड़ा सा इंट्रो और दे दें। तो जवान लॉजिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यानी कि अभी हमने आगे पढ़ना है इसे। जी 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 जी। जी ठीक होगा सर, बस यही ये बात ठीक है सर। ओके, थैंक यू। वो जब आएगा टॉपिक तो उसमें हम पढ़ेंगे। जी ठीक हो गया।
ज़्यादा आपको थोड़ा सा अगर जानना है तो मैं एक चीज़ ये कर देता हूँ फ़िलहाल, आपके इत्मीनान के लिए आपको ये बता देता हूँ कि हम कहाँ पढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, कैन एनीवन रिप्लाई? सर स्क्रीन Yes. शेयर हो गई है। हेलो हेलो Hello. Hello. सरद आप हैं? जी, स्क्रीन शेयर हुई हुई है? सर अगर स्क्रीन शेयर हुई हुई है तो आप देखें जो आखिरी वन के अंदर ई पॉइंट है ना, ई बिजनेस नजर आ रहा है? यस सर। जब यहाँ सप्लाई चेन का जिक्र आएगा तो यहाँ लॉजिस्टिक्स का जिक्र आ जाएगा। ठीक है जी। जी जिले जी जी सर ठीक हो गया, मेरा माइक ऑन नहीं था हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम चीज। जी अच्छा जी, ठीक हम हो गया सर। स्टार्ट। जी क्या
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी स्टार्ट। आज थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि सबसे एक एक सवाल कर लेते हैं ताकि हम अंदाज़ा हो कि लोग क्या क्या पढ़ लिया लोगों ने। जी कौन बताएगा? अच्छा इसमें वॉलंटियर भी कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास तो लिस्ट आ रही है, उसी हिसाब से चल लेते हैं। तो जी बिलाल अहमद, आप बताएंगे डेटाबेस क्या होता है? जी बिलाल। सर डेटाबेस ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनीज होती है या कोई उनके सॉल्यूशंस देती है बड़े सॉफ्टवेयर को, उसमें जो है ना सारे के सारे जो है ना, जैसे कि कोई बैंक है, उनका एक डेटाबेस होता है जिसमें सारा उनका जो प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, जैसे वो लोग चलाते हैं पूरे सिस्टम को, वो सारी चीजें देखी जाती है। अच्छा जी अब्दुल खालिक, आप इसमें कुछ ऐड या करेक्ट करना चाहेंगे? अब्दुल खालिक जी सर। जी, ये जो भी इन्होंने कहा इसमें कुछ आप ऐड या करेक्ट करना चाहेंगे? सर डेटाबेस वो होता है जो कंपनी अपना रिकॉर्ड बनाती है, जैसे बैंक वगैरह का जो उनका पुराना रिकॉर्ड होता है, जो पूरा डेटाबेस होता है, उससे कहते हैं। कोई बड़ी कैसे गवर्नमेंट का भी होता है डेटाबेस, जो उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, उससे कहते हैं डेटाबेस। सही। तो उसमें आपने कहा पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, नए नहीं होते? नए भी होते, नए पुराने रिकॉर्ड सब होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, सब होते हैं उनके पास। सही, ठीक है। यानी डेटाबेस जो है आपके जितना भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपका डेटाबेस है, ठीक है। उसमें नए रिकॉर्ड्स भी होंगे, पुराने रिकॉर्ड्स भी होंगे। वेरी गुड, कंप्लीट रिकॉर्ड। अच्छा जी। अब ये लेंटालन जी, इसमें ये बताएं कि डेटाबेस किन चीज़ों से मिलकर बनता है? सर डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस ऑपरेटिंग, इंजन डेवलपर और सर जी जी सुन रहा हूँ मैं, बोला। डेटाबेस इंजन और डेटाबेस डेवलपर। डेटाबेस इंजन में हमारे पास जो बैकवर्ड स्कैन होती है डीएमए जिसको हम कहते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। वेरी गुड। लेकिन आपने ये जो आपने बताया ना, डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक आपके पास डेटाबेस इंजन होता है जिससे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और एक डेवलपर होता है जिससे प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। चलें जी शेख वैस, ये सवाल आपसे कि डेटाबेस किन चीज़ों से मिलकर बनता है, किन से मिलकर बनता है? हिंट मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके पास कॉलम्स होते हैं, कॉलम से रैकर्ड्स बनते हैं, रैकर्ड से क्या बनता है? सर रैकेट से रिकॉर्ड मिला के क्या बनता है? वो तो सर कॉल हिस्ट्री बनेगी ना। क्या बनेगी? कॉल हिस्ट्री। क्या हो गया भाई? कॉलम्स या फील्ड मिलकर रिकॉर्ड्स बनता है, रिकॉर्ड्स मिलकर फाइल बनती है, और बहुत सारी फाइलें मिलकर डेटाबेस बनता है, ठीक है। कई दफ़ा हमने एग्जांपल दी कि आईसीएम का जो डेटाबेस है इसमें कई फाइलें होंगी। एक फाइल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, एक फाइल में टीचर्स का रिकॉर्ड होगा, एक फाइल में पेमेंट का रिकॉर्ड होगा, एक में रिसीट्स का रिकॉर्ड होगा। ये सारे के सारे फाइलें मिलकर डेटाबेस जी जी, ठीक है। चलें नेक्स्ट आपके पास जी आदिल ये बताएं कि नॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है? सर जिसमें सिस्टम आपस में इंटरलिंक ना हो। गुड, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे सर हम अगर
एक एग्जांपल है प्रोडक्शन कंपनी की जिसमें परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट वर्किंग कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट सेपरेट वर्किंग कर रहा है और उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सेपरेट वर्किंग कर रहा है। सही। तो अगर इनको इंटीग्रेट करना है तो हम इसी डेटाबेस या कोई सॉफ्टवेयर के तहत फिर हम तीनों डिपार्टमेंट को हाँ, इंटीग्रेट लेकिन अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो क्या होगा? तो ये सेपरेट सर वर्किंग कर रहे होंगे और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होगा, हमारा एक्सपेंसेस होंगे सेपरेट सेपरेट, तीनों डिपार्टमेंट अपने अपने डाटा मेंटेन अलग अलग एंट्रियां कर रहे होंगे, अलग अलग। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा माशाल्लाह, देखिए लोग जो हैं 30 से ज्यादा लोग थे। जैसे सवाल जवाब शुरू हुए 5 लोग गायब हो गए, 25 रह गए। वेरी नाइस। अच्छा जी, अमीर राणा। हाँ, अमीर राणा ये बताएं कि क्या होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम? जी अमीर राणा लाहौर, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? जी अमीर भी गायब हो गए। वेरी नाइस। चले सेम नहीं, अमीर अमीर है। अमीर आपको माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं कर दूं? चले आसिम जहूर, द सेम क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम? आसिम जहूर। क्या मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाए आसिम। जी आसिम, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो आसिम बताएं भाई क्या होता है सर क्या क्वेश्चन था सर? इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्या होता है? सर जो डिफरेंट सब सिस्टम्स को हम सर आपस में कनेक्ट करते हैं सर, एक सिस्टम बनाते हैं सर, उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। गुड, तो मिसाल दें। जैसे मतलब कोई बैंक के मतलब दो फाइनेंशियल अकाउंट एक कंट्रोल कर रहा हो, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरे सिस्टम कंट्रोल कर रहा हो सर, इन दोनों सिस्टम को अगर हम आपस में मतलब एक जगह पे इंटीग्रेट करें तो मतलब कोई काम हमने सिमिलर करना हो एक जगह पे, तो सर वही इंटीग्रेटेड सिस्टम कहलाते हैं सर। फायदा क्या होगा? सर फायदा ये होगा कि एक तो सर काम तेजी से हो जाएगा और हमारा टाइम जो है सर वो वेस्ट नहीं होगा सर। एंट्री टू वन सिस्टम इज एंट्री टू द अदर सिस्टम, राइट? Yes, एक sir. सिस्टम एंट्री करेंगे दूसरे में भी जाए। चलिए गुड। डेटाबेस अप्रोच क्या होती है? जी फातिमा मकसूद। इंटीग्रेटेड अप्रोच, मेरे पास नाम जिस लिस्ट में आ रहा है, जिस तरतीब में आ रहा है, मैं उसी तरतीब में जा रहा हूँ। जी फातिमा मकसूद। जी मिस फातिमा, आपको आवाज आ रही है? फातिमा को आवाज आ रही है? अच्छा नेक्स्ट है ना, सेम क्वेश्चन टू यू, डेटाबेस अप्रोच क्या होती है?
चलो गायब हो गए हैं। Good. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासन कौन? सर मैं रेहाना रेहान? हूँ आपकी स्टूडेंट। जी नहीं जी रेहान अभी रुक जाए, आप रुक जाए, आप रुक जाए, आप रुक जाए, आप रुक जाए। जी हिरा हुमायूं, सर तरतीब में चलते रहेंगे तो आसानी रहेगी। हिरा हुमायूं आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस अप्रोच? हिरा हुमायूं, जी काशिफ लतीफ, ये सवाल आपसे कि व्हाट इज डेटाबेस अप्रोच? यस सर, डेटाबेस अप्रोच सर, ये फाइल्स नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम इसमें डेटा एंटर करते हैं, जैसे सर वेरी गुड, नादरा। ठीक है। डेटाबेस अप्रोच में बेसिकली यू आर राइट, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, लेकिन इसमें बेसिकली हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ये DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस सर। नॉन इंटीग्रेटेड में और इंटीग्रेटेड में हम इस्तेमाल कर रहे थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा जी, कौन बताएगा कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? नहीं, बल्कि हम कौन नहीं बताएगा, तरतीब में चलते रहते हैं। जी मदीहा सईद, व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम? रिप्लेसमेंट होता है, मतलब कोई एक्सपर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल में कोई एक्सपर्ट होता है सर, या हम भी होता है। ठीक है, यानी बंदे की जगह हमने सिस्टम बना दिया, ये कह रही हैं आप? जी यस सर। गुड। जन वो सिस्टम होता है उसकी, जैसे हम लोग एक्सपर्ट है, इसलिए कुछ चीज होती है अकल, इल्म और सही बातचीत के तरीके, वो तो सही है। ऐसे सर मैं इंटरफेरेंस मिसाल इंजन मांग होता रहा हूँ ना, मिसाल का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास टैक्स के एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, तो टैक्स का आपको एक्सपर्ट बंदा नहीं चाहिए, एक्सपर्ट सिस्टम की वजह से आप काम कर सकते हैं। ये मेडिकल है एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, सर। आपको डॉक्टर की जैसे जगह अकाउंटेंट है, वो उसमें एक्सपर्ट होगा तो वो अकाउंटिंग एक्सपर्ट सिस्टम है। चलो ठीक है, गुड। केमिकल एक्सपर्ट सिस्टम, केमिकल हर फील्ड का हो सकता है। चले, अच्छा जी, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज काशिफ लन हशीम, मोहम्मद हशीम। जी मोहम्मद हशीम, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी मोहम्मद हशीम, ये बताएं कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है?
एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो? इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रुप होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन देता है वो सिस्टम। मिसाल दें। जी सर। जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं कभी, उसका इंफॉर्मेशन आ जाती है। और फिर कुछ भी सर्च करते हैं उसके भी उस पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। किसी बैंक की मिसाल लेके जरा बताएं मुझे कि वहाँ कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको नजर आ रहा है। जैसे मीज़ान बैंक है, अगर हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं, उसमें से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है फौरन, इस बंदे ने ये ट्रांजैक्शन की है। इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है जी, कस्टमर्स की, ट्रांजैक्शंस की, सप्लायर्स की, ठीक है जी। और जाहिर है कि हर जगह पे जब आप काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम काम जी, जी सर। गुड गुड। अच्छा जी, कौन नहीं बताएगा, लिस्ट का बता दीजिए। नेक्स्ट इज मोहम्मद मुर्तज़ा। जी मोहम्मद मुर्तज़ा, आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद मुर्तज़ा, आवाज आ रही है आपको? जी मुर्तज़ा, आपको आवाज आ रही है नहीं? नेक्स्ट जी निम्रा खान, आपको आवाज आ रही है? निम्रा खान, आपको आवाज आ रही है? तो निम्रा ये बताएं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेस क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेस क्या होते हैं? जी निम्रा, आपका माइक फिर बंद हो गया। सर रिसोर्सेज पूछ रहे हैं आप या फिर जी रिसोर्सेज सर लाइक उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी उसके डिफरेंट उसको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन उसके देने के लिए। गुड। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होता है, डेटा होता है उसमें, और नेटवर्किंग वगैरह सब आता है उसमें। नाइस। नेक्स्ट इज निम्रा ज़ेब। जी निम्रा ज़ियारब, आपको आवाज आ रही है? निम्रा ज़ियारब, आपको आवाज आ रही है? निम्रा ज़ियारब, आवाज आ रही है आपको? शायद रेहाना, आवाज आ रही है आपको? रेहाना जी सर आ रही है। जी बताएं इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? सर मुख्तलिफ जिस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के काम जो होते हैं उसको स्मार्टली वर्क करना,
जैसे उसकी फाइलिंग कर दी और उसको मतलब कि जैसे हम लोग मैनुअली काम करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों के ढेर बन जाते हैं। जैसे हम मतलब अगर रजिस्टर बनाते हैं तो उसको पहले जिस तरह सरकारी दफ्तरों में इस तरह होता था कि हम लोग रजिस्टर बनाते थे, लेकिन कंप्यूटर्स के आने के बाद जो है वो सारी चीज़ों को स्मार्टली वर्क किया गया, तो ये उसकी एक्टिविटीज है। नॉट करेक्ट। अच्छा जी, शबी शबी Shabi, same question to you. What are the resources of an information system? शबी, आवाज आ रही है? जी, same question to Shams Idris. Shams Idris. अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। So what are the activities of information जी, system? आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बोले। सर क्या क्वेश्चन पूछा? इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? सर जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन लेता है एंड और अपने सराउंडिंग से थ्री बेसिस उनकी एक्टिविटीज होती हैं सर जी। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आवाज आ रही सर जी? जी, आवाज आ रही है, लेकिन जवाब सही नहीं आ रहा। जी, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है। वेरी गुड। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, कंट्रोल होता है। गुड, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कौन है लिस्ट में? जी, जिले अब्बास। जी सर। आईएस में और डीएसएस में क्या फर्क है? सर आईएसएस और डीएसएस में एमआईएस, सर जो चलिए बता दें डीएसएस है एमआईएस क्या होता है? एमआईएस क्या होता सर, एमआईएस तो ये होता है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सर, जो मैनेजमेंट की टोटल डाटा होता है वो हमें एक इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसफर होती है सर, ये आ जाता है इसके अंदर, ताकि हमारी है वो जो हमारा सारा डाटा है जो इधर उधर फैला हुआ है वो सारा हम एक जगह पे सिक्योर कर सके, मैनेजमेंट को बता सकेंगे हमारी मैनेजमेंट में क्या बेहतरी है, किस क्या लेवल एम्बिग्युइटी। मैनेजमेंट के लिए सिस्टम होता है? जी सर, क्या दोबारा रिपीट कीजिएगा। किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम एमआईएस यूज करते हैं? सर हायर लेवल की करते होंगे। मिडिल लेवल के लिए। अच्छा, मिडिल नहीं, सॉरी, जूनियर लेवल के लिए। मिडिल लेवल के लिए तो डीएसएस होता है और टॉप के लिए ईएसएस होता है। चलो, डीएसएस क्या होता है सर? सर डीएसएस होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सर ये हमें सर जो डिसीजन हम लेते हैं उसमें हमें मदद देता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, मैनेजमेंट के जो सारे हिसाब होते हैं वो हमने सारे इसके अंदर करके होते हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट कौन है ये? जी, शेख अवैस। सर एक छोटी सी और भी सर रिक्वेस्ट थी एक। जी बोला। सर देख लें सर, जो भी बच्चे सर आंसर दे रहे हैं सर, किसी का आंसर भी ठीक नहीं है सर, आपको पता चल रहा है। तो सर ये
सर ये तो सर अब देख लें, वो ये सारा सिर्फ प्रैक्टिस का वजह है सर, कि प्रैक्टिस नहीं है हमारी, तो सर क्या ये किया सारा मसला जाए? होता है तो क्या किया जाए? सर। स्लाइड्स नहीं सर टाइम पे मिलती सर हमें, स्लाइड्स आपको टाइम पे मिलती हैं, टाइम है लेक्चर नहीं खत्म मिलती होने सर। के बाद। ना ना ना, वेट 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 वेट, देखिए हम एक नहीं सर। मैं जी बोल रहा हूँ पहले, स्लाइड्स आप जी अगर जी बोलें नोट सर, जी बोलें। करें, टॉपिक पूरा होता है ना, फिर आपको स्लाइड्स मिलती हैं, एंड आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, जी सर वो तो आपकी आपकी फरमाइश बात बिल्कुल ठीक है। जी बताएं। फिर जी जी आप बोलें सर, फिर मैं बोलता हूँ मैं। पहले स्लाइड का फायदा इसलिए नहीं है, आपने देखा है कि ड्यूरिंग लेक्चर बड़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, एंड जी बिकॉज ऑफ दैट बिल्कुल। क्वेश्चनिंग मुझे चीज़ों को कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको पहले चीज़ जी भेज दूँ, जी फिर आप लोगों के जो अक्लमंदाना क्वेश्चंस होते हैं उसकी वजह से फिर मैं उनको दोबारा चेंज करके भेजूँ, तो फिर आप लोगों की तरफ से एक इशू ये आएगा कि जी पहले वाले सही हैं या ये वाले सही हैं। ठीक है, दो दो कॉपियाँ भेज के आई डोंट वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन। अब तक आप नोट करें, जब भी नहीं सर वो तो टॉपिक जी 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 आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे यू गेट द स्लाइड्स। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं जी पहले, तो पहले नहीं मिलेंगे। पहले मिलने का नुकसान ये है कि असल में क्या होता है, आप में से ना हर एक बंदा अपने एंगल से देख रहा होता है चीज़ों को, जी और बिल्कुल। टीचर का प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर को 50 लोगों के एंगल से चीज़ देखनी होती है। जी जब बिल्कुल। फिजिकल क्लास होती है, तो फिजिकल जी क्लास में ये सारे के सारे हैंडआउट्स पहले शेयर होते हैं। क्यों? जी इसलिए कि वहाँ ये मौका होता है कि अगर कोई चीज़ किसी ने सवाल की तो टीचर उसी वक्त ऐड करवा सकता है। ठीक है, जी यहाँ पर बिल्कुल। मैं कोई चीज़ आपको दे दूँ और मैं आपसे कहूँ ऐड करें, तो पता नहीं कौन क्या ऐड करेगा, और कोई ऐड करेगा ना करेगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बिल्कुल यहाँ तो ऐसा जी लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना सर। वो कनेक्ट जी करके किसी और कामों में लगे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही जी तरीका है, बिल्कुल। वो ये कि जैसे टॉपिक पूरा हो आपको ये चीज़ जी दे दी जाए। ठीक है, जी टॉपिक नहीं सर, अब असल कोई में जो मेरा मसला है सर, वो मैं आप समझे सर। देखें, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रा स्टेट दें सर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हम डेली पढ़ते हैं सर, वो तो कम से कम हमारे पास होना। अगर हम स्क्रीनशॉट लें तो सर, एक दिन मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, तो 2 घंटे लेक्चर में सर 60+ स्क्रीनशॉट थे सर। वो एक एक लाइन से आगे जाती है, स्क्रीनशॉट लेते गए, एक यार बल्कि देखें, उसके जो भी है 45+ इट्स अ स्क्रीनशॉट वेरी थे सर। सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आई विल शेयर आफ्टर जी कंप्लीट। ये टॉपिक लंबा जी है, ठीक है, जी इसलिए जी मसला हो गया। अगर आप याद करें, जी सर बिल्कुल। आपके पास जो पहले टॉपिक थे वो छोटे छोटे थे, तो आपको फौरन मिल गया। जी ठीक है ना, ये टॉपिक लंबा जो 2 वीक्स में चला गया। जी सर, वो सर हमें लास्ट वीक के वीकेंड मिला हमें। हेलो जी, इस वीक सर, टॉपिक वो कंप्लीट सिर्फ होगा, ये मेरा आपको सर मिल जाएगा। जी 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 और जी इसमें मेरा ठीक है ख्याल हम सर। फालतू में बहस करते रहेंगे, कोई फायदा होगा नहीं। मैं इसको शेयर करूंगा। और नहीं नहीं सर, सर बहस तो सर हम कर ही नहीं सकते सर आपसे बहस। नहीं नहीं, बहस मैं की तो कह रहा कोई बात हूँ आई विल बी शेयरिंग इट। मैंने आपसे कहा ठीक है कि सर, आज स्लाइड सेंड कर देना, बस कोई मसला नहीं। द ओनली थिंग स्लाइड इज, शेयर कर देना। देखिए आज ये मैंने क्यों आपसे क्विज किया, मैंने आपसे क्विज में 2-3 चीजें कही, हर एक से कही, ऑलमोस्ट हर एक से कही कि आप एग्जाम्पल दे दें। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एग्जाम्पल याद नहीं रखते ना, यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। आप चेक कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। जिस बच्चे को एग्जाम्पल याद नहीं होगी, उसको कॉन्सेप्ट भी याद नहीं होगा। आई कैन चैलेंज दिस थिंग। तो यार एग्जाम्पल जो है ना, आप जब बैठ के यहाँ पर नोट्स ले रहे होते हैं, मुझे नहीं पता नोट्स कितने लोग लेते हैं, आप नोट करें कि मैं हैंडआउट में एग्जाम्पल्स नहीं देता। ठीक है, इसलिए कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहे और आप एग्जाम्पल्स खुद लिखें। कितने लोगों ने एग्जाम्पल्स नोट की? मैंने हर एक से एक आके एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल देने के मामले में सभी लोग पीछे रह गए। ठीक, इससे पता ये चल रहा है कि ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने ये फर्ज किया हुआ है कि हमने सिर्फ सुनना है और स्लाइड को देखना है। ठीक है, while the proper working is कि आप देखें भी, सुने भी, और जो चीज यहाँ पर नहीं है उसे लिखें भी। ठीक, और मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि I do not write examples in handout intentionally. रीजन, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप लोग
इन्वॉल्वमेंट रखें, चीज़ों को नोट करें और उन एग्जाम्पल्स को याद रखें तो चीज़ें सही रहेंगी। जी सर। ठीक, तो देखिए आप लोग का पढ़ने का अपना तरीका होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मेरा ख्याल से जो अगर एक सब्जेक्ट की भी डिमांड होती है, जैसे अकाउंटिंग के टीचर आपसे कहते हैं कि यार अगर ऐसे चलोगे तो बेहतर रहेगा, तो मैं अब जी आपसे ये कह रहा हूँ ऐसे चलेंगे तो बेहतर रहेगा कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको सुनने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं होती, एग्जाम्पल्स को अपने पास नोट कर लिया करें और आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट पक्का रहेगा। और एक जी और चीज़ मैंने क्विज इसलिए भी किया कि आपने नोट किया कि पूरी क्लास में 1 या 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम पूछते रहते हैं कि हाँ भाई एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, आप पूछ नहीं रहे। ठीक, जब आप पूछेंगे नहीं तो देखें टीचर का काम ये नहीं कि मैं आपको शरबत बना के जो है पिला दूं। मैंने शरबत बना के आपके सामने रखा है और आपसे कह रहा हूँ उसको पिए और पीने के बाद कमेंट करें। आज मेरा मकसद ये था कि हर बंदे से बुलवा के जरा मैं उसकी आवाज़ तो सुन लूँ, पता तो चले वो कितना इन्वॉल्व है। और वेरी शॉक्ड टू नोटिस बहुत सारे लोगों ने तो बोलने पे भी मतलब मैं उनसे फरमाया कि भाई नाम लेके कि हाँ जी आप जवाब दें। 5-6 लोगों ने तो अपना माइक भी ऑन नहीं किया। यार ये तो मेरा ख्याल है कि हद हो गई, मतलब हद हो गई, हद हो गई कि उनका नाम लेके मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बोलें, आप बोलें, कोई बात जवाब नहीं, दें। आज फर्स्ट डे था ना, आज फर्स्ट डे था सर, किसी को आइडिया नहीं था सुनने यार फर्स्ट डे हो या सेकंड डे हो, इतनी कर्टसी, इतनी अखलाकियात होती है कि सर अच्छा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, आपने सही नहीं पढ़ाया, ठीक है ये तो बोल सकते हो ना आप। आपने माइक ही ऑन नहीं किया। मतलब मैं जस्ट टू मेंशन, कल आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ ICMAP पीपल और मैं उनसे ही शिकायत कर रहा था। मैंने कहा ये, और उसके बाद ये आई डिसाइडेड, असल में होता है कि बड़ा आसान होता है फिंगर पॉइंटिंग के, सामने वाला सही नहीं चल रहा। तो मैं उनसे ये कहता यार ये लोग बोलते ही नहीं है। मैं पूछता रहता हूँ भाई एनी सवाल एनी जवाब, 2-3 आवाज़ें आती रहती हैं, बाकी जो है तफरी करते रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते भाई। तो मैंने फिर उसके बाद ही मैंने कहा कि ठीक है मैं आप दिखाता हूँ कि कितना लोगों का रिस्पांस आता है। और आप ये देखें रिस्पांस का लेवल देखें माशाल्लाह आप कि लोगों के नाम ले लेके मैंने कहा कि भाई आप जवाब दें, लोगों ने अपने माइक ही ऑन नहीं किया। तो मतलब दिस वन वे नहीं है, दिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, ये 2 वे प्रोसेस है। इसमें आपके पास अडल्ट लर्निंग में लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई और आपने नहीं बोली तो ये आपका कसूर है। मुझे कोई एक बंदा मिसाल दे दे कि किसी ने ये कहा हो कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, उस चीज़ को हमने रिपीट ना किया हो। गिव मी अ सिंगल मिसाल, यू हैव ऑल द वीडियोस अवेलेबल, नहीं गो सर, बैक ऐसा तो नहीं है, जिसने कहा है आपने उसका बताया। तो यार अब सवाल ये ना कि अब अभी इस वक्त 30 लोग हैं, ठीक है, अब 30 में से जी क्यों नहीं पूछा लोगों ने? किसी को नहीं समझ आई तो उसको पूछना चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे बिल्कुल सर। सामने आप लोग हों तो मैं चेहरा देख के भी कहूँ अच्छा यार इसके चेहरे पे जो ना कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है। अब मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देख सकता, जी तो मैं तो आपको इसी चीज पे रिलाई कर सकता हूँ ना कि हाँ भाई समझ आ गया, अच्छा जी एनीवन, एक आवाज आ रही है कोई दूसरी आवाज भी आ जाए। ये इस किस्म की बेवकूफ़ी की हरकतें भी मैंने की है ना, कि यार 3-4 लोग को बोलना है, ऐसे नहीं होता है। आप लोग अडल्ट लर्नर्स हैं। अब मैं कल कह भी रहा था उस बंदे से कि यार मैं समटाइम्स तो मुझे लगता है कि बड़ा IQ का लेवल, IQ का इशू आ रहा है। मम्मी का ऊपर ये रख दो ना। ऐसे नहीं करें आप लोग, आप लोग को पढ़ना है। मैं आपको बड़ा आसानी से और बचकाना लेवल से लेकर ऊंचे लेवल तक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। आप एग्जाम्पल को बिल्कुल याद सर। रखो, आप एग्जाम्पल याद रखो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ आप एग्जाम्पल याद रखो, यू विल नेवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट, यू विल नेवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। और ये आपने अभी देखा कि जो लोग आपने कहा ना कॉन्सेप्ट भूले, कॉन्सेप्ट इसलिए भूले किसी को एग्जाम्पल याद नहीं है। तो एग्जाम्पल तो आपको लिखनी चाहिए थी, और जैसे ही मैंने सवाल किया था आपको अपने नोट्स खोलने चाहिए थे कि यार इसमें क्या एग्जाम्पल दी गई थी। तो प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई के तरीके को ज़रा हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन, एंड आई बिलीव नाउ कि आज सबने माशाल्लाह
अपनी आवाज़ सुनवाइए थोड़ी बहुत। चंद लोगों ने बड़ा कंसिस्टेंसी दिखाई है, वो आज भी नहीं बोले हैं। ठीक, सर किसी भी चैप्टर के एंड में ना इस तरह क्विज रखा करें, ये हाँ। ठीक है, रिवाइज हो जाता है चैप्टर। अभी तक आपने जो 4-5 चीज़ें पढ़ी ना उसको आप रिवाइज कर लें, कि नेक्स्ट टाइम हम करेंगे दोबारा, और जो नहीं बोलेगा यकीनन उसको फिर हम आउट कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं कि एक बंदा बोल रहा है और दूसरा जो है सुन रहा है। अगर ऐसा ही करना हो तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करा दिया करें और आपको दे दें। इंटरैक्टिव रखने का मेरा मकसद क्या है? आप देखें ना, मुझे आईसीएमए की तरफ से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई थी कि इन लोगों को आप अलाउ टू टॉक नहीं करें, लेकिन मैंने कहा नहीं, वी शुड डू इट सो दैट द क्वेश्चंस कम है। आप लोगों की तरफ से भी रेजिस्टेंस आई थी कि सर ऐसा नहीं होता। थैंक तो यू सर, आप थैंक यू तो सर। आप लोग तो मुझे फेल करवा रहे हैं इन द सेंस कि मैं आपको बात करने का मौका दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं हमने करनी नहीं है। यार करनी नहीं है तो फिर सीखना सिखाना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी हुई। मैं तो आपको फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ कि जहाँ फंसो वहीं पे सवाल करो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करूँ, सबको अलाउ टू टॉक करूँ, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको चेक करूँ, फिर उनको अलाउ टू टॉक करूँ, फिर कोई बेवकूफ़ कोई हरकत करता है उसको ढूंढ के उसको रिमूव करूँ। व्हाई शुड आई डू ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स? इसका तो बड़ा अच्छा तरीका है, सबके माइक बंद करो, अपना भाषण सुनाओ और जाओ। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें। चलें जी, कमिंग बैक टू दिस लेक्चर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर। जी, तो हम पढ़े थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास कितने स्टेजेस हैं जी? Anyone? How many stages? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस हैं? तो मैंने बताया कि 6 स्टेजेस हैं, राइट? और 6 स्टेजेस हैं, और 6 स्टेजेस में से लेट अस सी a quick review. ये है जी 6 स्टेजेस। सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, उसका आउटपुट है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, एंड एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट होता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बेसिस पे आप करते हैं फीजिबिलिटी स्टडीज, और फीजिबिलिटी स्टडीज का आउटपुट है फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, और फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट की बेसिस पे हम करते हैं सिस्टम्स एनालिसिस, और सिस्टम्स एनालिसिस का आउटपुट होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, और सिस्टम रिक्वायरमेंट रिपोर्ट की बेसिस पे हम करते हैं सिस्टम डिज़ाइनिंग, और डिज़ाइनिंग का आउटपुट होता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट, और सिस्टम स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट की बेसिस पर हम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और हमारे पास ऑपरेशनल सिस्टम आ जाता है। और इस सिस्टम को फिर हम मेंटेनेंस करते हैं, रिव्यू करते हैं, और ये बेहतर होता चला जाता है और एक बेहतर सिस्टम आता है। ठीक है, और ये पैराग्राफ भी अहम है यहाँ पर, वो ये कि जब एक सिस्टम बन जाता है उसके आखिर में हम एक वन टाइम उसका रिव्यू करते हैं, और ये वन टाइम रिव्यू जो है ये कहलाता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। आप देखें एक साहब ने अपना नाम जो है ये डॉट रखा हुआ है, अब किस नाम से पुकारूं मैंने? क्या पर्पज है उनका ये इस किस्म की हरकत करने? अच्छा जी, हम लोग 5वें स्टेज में आ गए थे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में।
और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में हमने कहा था ये 7 चीज़ें हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन, एक्विजिशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कन्वर्जन। कंस्ट्रक्शन की बात हमने कर ली थी, एक्विजिशन की बात हमने कर ली थी, और हमने ये कहा था जो भी चीज़ आप एक्वायर करेंगे उसका प्रॉपर इवेल्युएशन करेंगे फिर एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर एक्विजिशन, उसके इवेल्युएशन फैक्टर्स हमने देखे थे और यहाँ पर हमने एंड किया था। अब बात हो रही है सॉफ्टवेयर एक्विजिशन की। इम्प्लीमेंटेशन में आप सॉफ्टवेयर भी एक्वायर करते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सॉफ्टवेयर एक्वायर में, जी मदीहा सईद, यू रेज्ड हैंड, क्वेश्चन है आपका? जी, हमने देखा पीछे 2 ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर आप बना भी सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप खरीद भी सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला किया है, जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए वो मैंने बनाने का फैसला किया है, तो सॉफ्टवेयर एक्विजिशन होगी या नहीं होगी? जी, एनी रिप्लाई? मैं अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना भी सकता हूँ और ख़रीद भी सकता हूँ, दोनों ऑप्शंस हैं, पीछे डिस्कस किया हमने। और यहाँ मैंने फैसला किया है कि मैं सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो सॉफ्टवेयर एक्विजिशन होगी या नहीं होगी? यस सर। अगर मैं बना रहा हूँ तो फिर क्या एक्वायर करूँगा? देखिए, अगर मैं अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना भी रहा हूँ लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही होगा ना, विंडोज़ खरीदना होगा, एंटीवायरस खरीदना होगा, फायरवॉल खरीदना होगा, गेटिंग? तो इवन अगर आपने अपना जो मेन सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला भी किया है तो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, फायरवॉल, ठीक। और अगर आपने ये भी फैसला किया कि अपना मेन सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो भी खरीदना है तो वो भी यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा। जी, ये बात क्लियर होती है? यस सर। जी, मुझे 5-6 लोगों से रिप्लाई चाहिए जी। यस सर। जी बिल्कुल समझ जा रहा था सर। ठीक है। अच्छा, अब जी हर सर। सॉफ्टवेयर जो आप एक्वायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक्वायर कर रहे हैं, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक का इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। आई रिपीट, एंटीवायरस भी अगर आप हर अपना एक्वायर कर रहे हैं तो उसका भी इवैल्यूएशन होगा। अब सॉफ्टवेयर के जो इवैल्यूएशन के फैक्टर्स हैं वो ये हैं, और आपको याद है पीछे इवैल्यूएशन के अंदर हमने क्या कहा था कि सारे फैक्टर्स लिखकर, क्या आपको याद है पीछे एक टेबल हमने बनाया था, इस टेबल में सारे फैक्टर लिखेंगे सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन के, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम 1 फॉर एग्जांपल विंडोज़ या यूनिक्स या तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, और उनको हम कंपेयर करेंगे, उन्हें मार्क्स देंगे 1 से लेके 10 तक। जी, याद है चीज़? हार्डवेयर में भी ऐसे ही करेंगे, सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही करेंगे, हर जगह पे ऐसे करेंगे, ठीक। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन फैक्टर्स में पहली चीज़ हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। लेट्स से अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर कर रहे हैं या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का मतलब है कि इट हैज टू बी बग फ्री। अच्छा, बग फ्री का मतलब है कि उसमें एरर ना हो। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर लिया और उसके अंदर एरर होगा तो यकीनन आप फंस जाएंगे। यस, तो जिसमें जो एरर फ्री है उसको आप ज़्यादा नंबर देंगे, जिसमें एरर्स हैं उसमें आप कम नंबर देंगे। जी, बात समझ आती है? एवरीवन? अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर, आई कीप रिपीटिंग कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम हायर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, या एंटीवायरस या फायरवॉल,
अगली चीज हम देखते हैं दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब वो सॉफ्टवेयर तेज होना चाहिए। एफिशिएंट वही बंदा होता है जो तेज होता है। अच्छा, तेज का मतलब ये है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक लिखा हुआ हो। अच्छा, अब ज़ाहिर ये आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन एक अच्छी सी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप सब लोग अकाउंटेंट्स हैं, तो सब लोगों ने IFRS का जिक्र सुना हुआ है, यस नो? जी, सबने IFRS का जिक्र सुना हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का जिक्र सुना हुआ है। यस सर। अच्छा, नहीं फॉर सुना। एग्जांपल, अच्छा आपने नहीं सुना, इंशाल्लाह। तो बहरहाल आपके पास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, जिन्हें हम कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? IAS भी तो इसी के साथ IAS पहले हुआ करते थे वो अलग इंटरनेशनल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अलग नहीं है, वो पहले होते थे, उनका रिप्लेसमेंट आ गया IFRS, और IFRS के अंदर सारे IAS शामिल हैं, ठीक है? IFRS के अंदर आपके IAS शामिल हैं जी। अब खैर इस डिटेल में ना जाए हम लोग, बस ये समझें कि आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, और ये स्टैंडर्ड्स जो है अगर कोई इदारा अपनी अकाउंटिंग इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करता है, हम कह सकते हैं उसके पास अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, यस नो? ठीक है। अगर एक इदारा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक प्रोड्यूस करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो इदारा अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, यस नो? अच्छा, बिल्कुल सर। मुझे IFRS नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे IFRS का आइडिया है, या आपने मुझे बताया कि सर ये जो इदारा ABC है अपनी अकाउंटिंग IFRS के मुताबिक करता है, तो मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, यस नो? इसी तरह से आप टेक्निकल लोग नहीं आए, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये सॉफ्टवेयर जो है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया है, आप कह सकते हैं ना कि यार ये अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। इवन अगर आपको उन प्रैक्टिसेस का नहीं भी पता, जैसे मुझे IFRS का नहीं भी पता, लेकिन अगर मुझे कोई बताएगा कि इसमें बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया है, तो मैं यकीनन कहूँगा यार इस इदारे की अकाउंटिंग अच्छी है, यस नो? यस इसी सर। तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के मुताबिक लिखा गया है, तो आप कहेंगे हाँ यार ये अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज जो एफिशिएंसी में काउंट होती है वो होती है कि कम रिसोर्सेज में काम करें। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपने पीछे पढ़ा है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। कोई आपने अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, पता चला इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा जो ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करता है वो एफिशिएंट नहीं हो सकता। यस नो? जी एवरीवन? यस सर। जी ठीक हो गया सर। अच्छा जी, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो सॉफ्टवेयर में ले रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा, फ्लेक्सिबल बंदे का क्या बात होती है? वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। यस नो? तो एक सॉफ्टवेयर अगर फ्लेक्सिबल होगा तो उसका मतलब है मुझे इसमें चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी और मेरा काम हो जाएगा। यस नो? जी सर। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर अगर फ्लेक्सिबल है तो वो अच्छा है, उसे हम ज्यादा मार्क्स देंगे। अच्छा, फिर अगली चीज हम देखते हैं वो है सिक्योरिटी। इस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी होनी चाहिए, और आजकल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी का मतलब है कि वो मैल फंक्शंस को हैंडल कर ले। वहाँ होता है ना सॉफ्टवेयर काम करते करते गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट चला रहे थे और वो अचानक से बंद हो गया, अब तो खुद ही रीस्टार्ट हो गया। यस नो? एनीबॉडी एक्सपीरियंस दैट? ये देखें यार, कोई रिस्पांस नहीं आता, हाँ ना, फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि आप सीखें भी। एक्सपीरियंस हुआ है ना?
तो अब देखिए कुछ सॉफ्टवेयर में मैल फंक्शन हुआ, उसने खुद ही हैंडल कर लिया। उसने क्या किया, अपने आप को बंद किया, आपके डेटा को सेव किया, आपका डेटा ज़ाया नहीं करता। यस नो? यस सर। तो डेटा को सेव किया, अपने आप को रीस्टार्ट किया। तो ये उसके अंदर एक फंक्शन है कि वो कोई गड़बड़ हो जाए तो वो उसको हैंडल कर सकता है। ठीक, एरर्स को हैंडल कर ले, मैल फंक्शन को हैंडल कर ले, इम्प्रॉपर यूज को हैंडल कर ले। इम्प्रॉपर यूज का मतलब ये है कि इसको हर कोई यूज ना कर सके। एक सॉफ्टवेयर में फीचर है कि वो सिर्फ ऑथराइज लोगों को काम करने देता है, तो ज़ाहिर इसका मतलब है उसके अंदर सिक्योरिटी अच्छी है। और एक सॉफ्टवेयर में फीचर नहीं है तो हम कहेंगे उसकी सिक्योरिटी वीक है। जी एवरीबॉडी। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो यकीनन किसी न किसी लैंग्वेज में बना होगा। पीछे याद करें हमने पढ़ा था एक टॉपिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कॉमन सी लैंग्वेजेस हैं, सी है, बेसिक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बना है, ये किसी ऐसी लैंग्वेज में बना होना चाहिए जो बहुत ही कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर आपने ले लिया, ये बना हुआ है एक ऐसी लैंग्वेज में जिसको पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं है, ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज में बना हुआ है जो पाकिस्तान में कोई जानता नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर ये सॉफ्टवेयर ख़राब होगा तो आपको उसके मेंटेनेंस में इशू आएगा, बिकॉज जिस लैंग्वेज में बना हुआ है उस लैंग्वेज को लोग यहाँ पर नहीं जानते। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन अगर एक ऐसी लैंग्वेज में बना हुआ है जो बड़ी कॉमन सी है, फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज है साइबेस, फॉर एग्जाम्पल साइबेस को पाकिस्तान में लोग कम जानते हैं, इसके मुकाबले में ओरेकल को बहुत जानते हैं। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर साइबेस में बना हुआ है तो आपको इसके मेंटेनेंस के लिए लोग कम मिलेंगे। लेकिन अगर ये ओरेकल में बना हुआ है तो इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको हर जगह से लोग मिल जाएंगे आसानी से। तो मैं सॉफ्टवेयर को ज़्यादा मार्क्स दूंगा जो किसी ऐसी लैंग्वेज में बना हुआ है जो पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट चीज इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर मैं ले रहा हूँ उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसका यूज़र मैनुअल होना चाहिए, टेक्निकल मैनुअल होना चाहिए, तो मुझे उस सॉफ्टवेयर को चलाना आसान हो जाएगा। तो जिसके साथ डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप ज़्यादा मार्क्स देंगे, जिसके साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसे आप कम मार्क्स देंगे। ठीक है जी? यस नाउ? यस सर। लोग मुसलसल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इज हार्डवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे बेहतरीन चले। सॉरी, जो भी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे बेहतरीन चले। मींस मैंने एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लिया और जब मैंने उसको अपने एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे चलाने की कोशिश की तो पता चला वो तो बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि मेरा ये हार्डवेयर है ना उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब मुझे हार्डवेयर खर्चा भी करना पड़ेगा। तो उससे बचत का तरीका यही है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे बेहतरीन चले। जी, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब आप देखें, ये वो वजह है। अदर फैक्टर्स जो है ना, ये अब एक ऐसी चीज है जो मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। ठीक है ना? तो अब जब मैं ज़ाहिर है कि इस पॉइंट को उड़ा दूंगा जो आपको हेड डाउन दूंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है भी नहीं, बल्कि ज़रूरी है ही नहीं एट ऑल। ठीक, तो अब मुझे ये समझ आ रहा है बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि ये पॉइंट आपको नहीं देना चाहिए, तो मैं इसको हैंड आउट से उड़ा दूंगा। इसलिए मैं आपको हैंड आउट बाद में दे रहा हूँ चीज़ों को मॉडिफाई करके। अच्छा जी, अब इम्प्लीमेंटेशन में आपने सर्विसेज का भी एक्विजिशन करना है ना, तो आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास हज़ारों फॉर्म्स हैं तो आपको डेटा एंट्री की सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस की सर्विस चाहिए,
इंटरनेट की सर्विस चाहिए, हो सकता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी की सर्विस चाहिए, हो सकता है डिजास्टर रिकवरी की सर्विस चाहिए। अच्छा, डिजास्टर रिकवरी की सर्विस का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर डिजास्टर हो जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो आपके सिस्टम्स का क्या होगा, ये कहलाती है डिजास्टर रिकवरी। और ये हमारा पूरा एक टॉपिक है, टॉपिक 10, ठीक, तो हम आखिर में सबसे आखिर में पढ़ रहे होंगे, तो उसकी डिटेल्स हम वहीं पे देखेंगे। ठीक, फिलहाल आपको आइडिया मिल गया कि हम सैलाब आ सकता है, ज़लज़ला आ सकता है, जंग हो सकती है, आग लग सकती है, ठीक, कोई रॉकेट हिट कर सकता है बिल्डिंग को। ऐसे में आपका बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी तो सिस्टम भी बर्बाद हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उससे बचत के भी तरीके हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये सर्विसेज आपको चाहिए। अब जो भी सर्विसेज आपको चाहिए उनका भी इवैल्यूएशन होगा, और सिंपल सी चीज़ है, जो भी सर्विस चाहिए, चाहे सैटेलाइट कनेक्टिविटी की चाहिए, चाहे इंटरनेट की चाहिए, चाहे डिजास्टर रिकवरी की चाहिए, तो हम देखेंगे उस सर्विस की परफॉर्मेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनेट सर्विस चाहिए, 3 वेंडर मेरे पास आए, तो मैं देखूंगा किसकी इंटरनेट सर्विस की परफॉर्मेंस बेहतर है, कौन सी इंटरनेट सर्विस रिलायबल है। ठीक है, जैसे भी हम बार बार लोग कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये सर्विस रिलायबल नहीं है। तो ज़ाहिर जो रिलायबल उसे मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा, जो कम रिलायबल उसे मैं कम मार्क्स दूंगा। फिर मुझे ये भी देखना है कि कौन सी सर्विस जल्दी अवेलेबल है। एक बंदा कह रहा है जी मैं आपको इंटरनेट सर्विस देने के लिए मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, एक कह रहा है जी मैं आपको 5 मिनट में दे दूंगा, तो डेफिनेटली द वन हु गिव्स मी क्विकली, उसको मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा। इसके अलावा कवरेज है। फॉर एग्जांपल एक मुझे कह रहा है कि जी मैं आपको पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस दे दूंगा, एक कह रहा है जी मैं आपको 12 शहरों में दूंगा, एक की कवरेज ज़्यादा है, एक की कवरेज कम है। या मैं इंश्योरेंस सर्विस ले रहा हूँ, 3 इंश्योरेंस वेंडर आए हुए हैं, एक मुझे ज़्यादा कवरेज दे रहा है इंश्योरेंस की, एक मुझे कम कवरेज दे रहा है, तो ज़ाहिर मैं उस पर जाऊँगा जो मुझे ज़्यादा बेहतर सर्विस दे रहा है। इसके अलावा अगला वाला पॉइंट ज़रा समझना आपने, वैरायटी ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जिससे मैं इंटरनेट सर्विस ले रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है जी मैं आपको इंटरनेट सर्विस भी दे सकता हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो मैं डेटा एंट्री सर्विस भी दे सकता हूँ आपको। तो जो बंदा आपको ज़्यादा सर्विस ऑफर कर रहा है उसे आप ज़्यादा मार्क्स दें। वजह उसकी ये है कि एक ही वेंडर से आपके सारे काम हो जाएंगे, तो वो वेंडर आपके लिए बेहतर है। क्या ख्याल है? जी, एनी रिप्लाईज? Yes, sir. और ऑब्वियसली आखिरी पॉइंट बहुत ही सिंपल है, और वो है कॉस्ट। हर सर्विस की आप कॉस्ट को भी कंपेयर करेंगे, और जिसकी कॉस्ट कम है उसे ज़्यादा मार्क्स देंगे। अच्छा जी, नेटवर्क एक्विजिशन जी। सर ब्रेक ले ले। ब्रेक नहीं यार, हम 4 बजे ऑफ करेंगे, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा है कराची में। सर लाहौर में भी हो रहा है? लाहौर में भी हो रहा है। आप कहाँ घर पे बैठे जी हो? सर। जी सर। अच्छा, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो अभी कई फोन्स आए मेरे पास, मैसेजेस आए जी जी। कि बेटर लीव, द वेदर इज चेंजिंग। आई सेड नो, जी सर। लाइक 4 बजे तक हम क्लास करते हैं, फिर निकलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके। वैसे भी आई एम क्लोज टू सी व्यू के पास हूँ मैं, तो यहाँ कुछ मौसम जी वैसे ही सर। बहुत ज्यादा। सर वो तो वहाँ पे तो फिर आपको हवा मिल रही होगी ठंडी। जी जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो ना आप लोगों की तरफ से बड़ी गर्म हवाएं आ रही हैं, आप लोग पड़ा नहीं रहे, नकम्मापन का मुजाहरा कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस भी हो रहा है। जी सर। नेटवर्क एक्विजिशन, ज़ाहिर है कि हमने पीछे नेटवर्किंग का टॉपिक भी पढ़ा है। जब कोई सिस्टम बन रहा होता है तो उसके लिए नेटवर्क भी चाहिए होगा। आजकल तो खैर कोई तस्वुर ही नहीं है कि आप एक सिस्टम बनाएं और उसके अंदर नेटवर्किंग ना हो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको समझाने का रिस्क भी लूँगा, और इंशाल्लाह अगर आपने एग्जाम्पल याद रखी तो आपको याद भी रहे। जो भी नेटवर्किंग का इक्विपमेंट आप ले रहे हैं, चले पहले आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या नेटवर्किंग का इक्विपमेंट सुना हुआ आप लोगों ने।
एक तो सबने सुना हुआ है ना, सर्वर। यस जी, क्या सर? सर्वर का तो जिक्र सुना ना, नेटवर्क का जी सर, सर्वर। सर्वर। इसके अलावा क्या सुना हुआ आपने? राउटर सर, वेरी स्विचेस, गुड, राउटर सुना है, स्विच सुना है आपने, और नॉक। नॉक, नॉक सुना है आपने? जी सर सुना है, मैं सर आईटी की कंपनी में होता हूँ सर। अच्छा माशाल्लाह, फिर सबको नॉक का मतलब भी बता दें यार। सर भाई ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन नॉक सर छोटा सा जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सा सिस्टम ही होता है लेकिन छोटा होता है साइज में। है कंप्यूटर सिस्टम होता है सर, लेकिन वो छोटा होता है बिल्कुल, जो यूएसबी से कनेक्ट होता है और लैपटॉप से या फिर सिस्टम से, जिसमें सारा डेटा डेटाबेस का आ रहा होता है। जो भी सर्विस का डेटा होता है ना, उसी में सेव होता है सर। ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं है नॉक। नहीं, ये तो आपने मुझे फंसा दिया। आपने कहा आईटी कंपनी में काम करते हैं सर एनओसी सर, वो बड़ा यही होता है सर। यार, मैंने नेटवर्क देखा भी है। ऑपरेशन सेंटर होता है। नॉक इज नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहां बैठकर आप अपनी रिमोट मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, तो चंद चीजें हर एक ने सुनी हुई है। नेटवर्क हम बना रहे हैं तो सर्वर होगा, उसमें क्लाइंट्स होंगे, उसमें कुछ कनेक्टिविटी डिवाइसेस होंगी, जैसे राउटर हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने जो भी चीज, जो भी नेटवर्क का इक्विपमेंट ले रहे हैं, उसके अंदर इंटेग्रेबिलिटी होनी चाहिए। इंटेग्रेबिलिटी का मतलब ये है कि वो आपके पास हर किस्म का डेटा ले जाता हो। उस पर आवाज़ भी जा सकती हो, ऑडियो भी जा सकती हो, वीडियो भी, ग्राफिक्स भी और टेक्स्ट भी। जी, बात समझ आई? अच्छा, आजकल ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी हम खरीदते हैं उसके अंदर नॉर्मली ये सारी चीज़ें ही होती हैं। लेकिन पहले बड़ा इशू था कि पता चला आपने नेटवर्क लगा लिए, अब उस पर टेक्स्ट तो जा सकता है, ग्राफिक्स तो जा सकते हैं, लेकिन ऑडियो वीडियो कम्युनिकेट नहीं होती। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज आए हैं हमारे पास पहले, अब ऐसा नहीं है। बहरहाल फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए, उस इक्विपमेंट को चूज करें जो ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स सबको हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगली चीज ये है, उस इक्विपमेंट को चूज करें जिसके अंदर कनेक्टिबिलिटी हो। कनेक्टिबिलिटी का मतलब है इजी एक्सेस एंड कनेक्शन विद अदर डिवाइसेस। इजी एक्सेस एंड कनेक्शन विद अदर डिवाइसेस का मतलब है वो नेटवर्किंग इक्विपमेंट हर चीज से कनेक्ट हो जाए, जिससे भी आप चाहें। ऐसा ना हो कि पहले आपने ले लिया, बाद में जब आपने उससे डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो नहीं हो रहा, ठीक है। कोशिश करें ऐसा इक्विपमेंट लें जो हर चीज़ से कनेक्ट हो जाए। अगला वाला पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का मतलब ये है कि वो नेटवर्क ऐसा लें जिस पे हर चीज़ शेयर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखें, आप सेल फोन भी लेते हैं ना, तो सेल फोन के अंदर भी बहुत सारी शेयरिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने देखा होगा, आप अपने सेल फोन के थ्रू दूसरों से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। यस ना? यस कितने लोगों ने यस सर करते हैं ना? तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक शेयरेबिलिटी का ऑप्शन है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी इक्विपमेंट लें उसके अंदर शेयरेबिलिटी होनी चाहिए। और अगला वाला मजे का पॉइंट है फेजिबिलिटी। जो भी इक्विपमेंट लें उसके अंदर फेजिबिलिटी होनी चाहिए। फेजिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगा रहा हूँ पूरे मुल्क में, तो एक दिन में तो नहीं लगेगा ना, हो सकता है 1 साल लग जाए। अब 1 साल में नई नई टेक्नोलॉजीज तो आ ही रही हैं, तो मैं कोशिश ये करूं कि मैंने पूरे मुल्क में अपने बैंक की ब्रांचेस में नेटवर्क लगाना है 4 फेजेस में, हर फेज 3 महीने का है।
तो हो सकता है कि आखिरी फेज में जब मैं पहुंचा तो यहाँ पर मुझे पता चला कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब मैं उस टेक्नोलॉजी को अगर लगाऊंगा, नोट डाउन 3 फेजेस में पूरे कर चुका हूँ, चौथे फेज में नई टेक्नोलॉजी आ गई है और मैंने फैसला किया है कि यहाँ पर अब नई टेक्नोलॉजी लगा ली जाए। तो मेक श्योर कि पिछले वाली टेक्नोलॉजी जो आपने लगाई है 3 फेजेस में, पिछले 9 महीनों में बहुत सारे ब्रांचेस में, वो ऐसी थी कि इस नई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो सकती है। क्या ये बात समझ आ रही है? सर ये वापस समझा दें। ओके, इन शॉर्ट अगर आप एक बहुत बड़ा सेटअप लगा रहे हैं और बहुत बड़ा सेटअप लगाने में आपको कई महीने और साल, एग्जांपल ले लें पीटीसी की, चलें पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का जो पूरा नेटवर्क बना है पूरे मुल्क के अंदर, ये कितने सालों में बना है? और ज़ाहिर है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और वो लगाते गए। तो इस फेज में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लगा ली, अगले फेज में कोई नई टेक्नोलॉजी आई वो लगा ली, लेकिन डाउन हर फेज में जो भी टेक्नोलॉजी वो लाते रहे वो टेक्नोलॉजी पिछले फेज के साथ कनेक्ट होती रही। यस नो? कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो आप ला रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। जी बात समझ आ गई? जी सर। ठीक, अगली चीज है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी आप नेटवर्क कार्ड्स लगा रहे हैं, मेक श्योर उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज आज भी अवेलेबल हो और मुस्तकबिल में भी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में जाके डिसकंटिन्यू हो रही हो तो आप फंस जाएंगे। फिर जो भी आप नेटवर्क लगा रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिजनेस का डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए रिलायबिलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जो भी नेटवर्क आप लगा रहे हैं वो सिक्योर भी होना चाहिए। सिक्योर इसलिए होना चाहिए कि हो सकता है उस पर हम EFT कर रहे हों। अच्छा, EFT और EDI का जिक्र अभी हमारे अगला टॉपिक जो बिजनेस है उसमें आएगा। फिलहाल इसका मतलब आपको बता रहा हूँ। EDI का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और EFT का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो अब आप सोचें आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। बात समझ आ रही है जी? Yes, जो भी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, जो भी आप नेटवर्किंग इक्विपमेंट ले रहे हैं, ज़ाहिर उसकी कॉस्ट को भी आप कंपेयर करेंगे एंड यू वांट टू कम से कम कॉस्ट। अब एक और चीज़ जो आपने इवैल्यूएट करनी है वो है वेंडर। अभी जितना भी आपने हार्डवेयर देखा, सॉफ्टवेयर देखा, नेटवर्क देखा, सर्विसेज देखी, इनका इवैल्यूएशन तो आपने कर लिया, लेकिन जो बेचने वाला है इनको उसका भी इवैल्यूएशन करना चाहिए। क्या ख्याल है? हो सकता है बहुत ही अच्छा हार्डवेयर अवेलेबल है लेकिन बेचने वाला जो है वो चोर है, तो मैं अवॉइड करूंगा चोर को। यस नो? yes sir. हार्डवेयर जो वेंडर इवैल्यूएशन है, मैं देखूंगा इस वेंडर की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है। क्या इसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, उससे ज्यादा मार्क्स। फिर मैं ये देखूंगा जो वेंडर है जो सिस्टम बना के दे रहा है तो इसके पास क्वालिफाइड लोग हैं भी या नहीं, और इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। और सारे इसके पास क्वालिफाइड लोग हैं उससे ज्यादा मार्क्स दूंगा। फिर मैं ये भी देखूंगा जो वेंडर जिससे मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ ये मुझे क्या क्या सर्विसेज दे रहा है कन्वर्जन में। उनको कहीं म्यूट कर दे सर। ये किसका खाली? मैं ये देखूंगा कि जो वेंडर है ये मुझे कन्वर्जन में क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, कन्वर्जन का मतलब होता है, और ये भी हमारा एक डिटेल टॉपिक है, आने वाला है नेक्स्ट कल। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप पुराने सिस्टम को छोड़ के नए सिस्टम पे जब जाते हैं तो इसमें मुझे कितना सपोर्ट करेगा। जो वेंडर ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उसे मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा, जो कम सपोर्ट कर रहा है उसे
कम मार्क्स दूंगा। सर फिर मैं देखूंगा कि वेंडर जो है मुझे सर रिपीट कर दीजिए कन्वर्जन। क्या चीज? कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, कन्वर्जन आगे पढ़ेंगे तो उसी वक्त बात कर लेंगे, ठीक है। मैं देखूंगा कि जो वेंडर ज्यादा मेंटेनेंस दे रहा है उसे ज्यादा मार्क्स दूंगा, जो कम मेंटेनेंस दे रहा है उसे कम मार्क्स दूंगा। जो वेंडर मुझे ट्रेनिंग दे रहा है फ्री में उसे मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा, जो पैसे ले रहा है उसे कम मार्क्स दूंगा। मैं देखूंगा वेंडर मुझे बैकअप दे रहा है नहीं दे रहा। जो वेंडर बैकअप दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर वेंडर मुझे बैकअप दे रहा है और वो मुझे कह रहा है कि अगर आपका प्रिंटर खराब हो जाएगा तो मैं आपको दूसरा दे दूंगा, ठीक। तो जो भी मुझे बैकअप दे रहा है उसे मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा, जो बैकअप नहीं दे रहा उसे कम मार्क्स दूंगा। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि वेंडर नजदीक होना चाहिए। नजदीक होगा तो जल्दी से आ जाएगा ना आपके पास, अगर दूसरे शहर में होगा तो आते आते उसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो वेंडर नजदीक है उसे ज्यादा मार्क्स दें, जो दूर है उसे कम मार्क्स दें। हर वेंडर की फाइनेंशियल पोजीशन भी आप देखें, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो जाहिर है कि फिर उसका बिजनेस सर्वाइव करेगा और वो आपको आगे सपोर्ट भी दे सकता है। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है हो सकता है कि वो कुछ अर्से में बैंकरप्ट हो जाए तो आप फंस जाएंगे। आप ये भी देखें कि जो हार्डवेयर वेंडर है वो आपको एक ही हार्डवेयर दे रहा है या वैरायटी ऑफ हार्डवेयर दे रहा है। जो वैरायटी ऑफ हार्डवेयर दे रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़्यादा मार्क्स। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी जो आपको सॉफ्टवेयर बेच रहा है वो अगर एक ही किस्म का सॉफ्टवेयर बेच रहा है तो उसे कम मार्क्स दें। उसके बाद 10 सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, फायरवॉल भी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उससे आप ज़्यादा मार्क्स दें। मज़ा ये है कि फिर आपको कम लोगों से डील करना पड़ेगा, इसी से आपको सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। जी बात समझ आती है? यस सर। तो ये सारे के सारे हमने फैक्टर्स का इवैल्यूएशन कर लिया है, ठीक है जी। सर इनफ है इतना। सॉरी इनफ नहीं, आज काफ़ी है। हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड कन्वर्जन। कन्वर्जन में एक अच्छा लंबा जिक्र हम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने आज ज़्यादा जिक्र नहीं किया, कई सिनेरियोज देखेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो लेट्स कीप इट अप टू हियर, थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपके पास हैंड आउट है ना, फिलहाल आप उन्हें पढ़ लें और फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है जी। सर वो पिछले स्लाइड्स पे सेंड कर देना। इसके अलावा स्लाइड्स आपके पास आ चुकी हैं, ये इंशाल्लाह कल परसों आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Sir has gone. Good.